ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर खाली एक वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग नहीं, खाली एक वाइंडिंग है। ये दूसरा ये है। तो ये हो गया V1, ये हो गया I1, ये है I2 और ये रहा V2। ये वाला पॉइंट वेरिएबल है, पंखे के रेगुलेटर की तरह से जैसे वेरिएबल होता है वैसे वेरिएबल वाले ये वाला पॉइंट है। कम कर देंगे तो V2 की मिनिमम, ये बिल्कुल जब यहां पर आ जाएगा तो V2 की वैल्यू कितनी होगी? ये वाला पॉइंट जब यहां छू जाएगा बिल्कुल तो V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 10 करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर ये बढ़ा के यहां तक कर देंगे तब कितनी हो जाएगी? V1 के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो V2 की वैल्यू 0 से लेकर के V1 तक की हो सकती है। हालांकि आप ये वाला काम भी कर सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग मान लीजिए अगर आप ऐसी बना दें, ऐसी, तो आप V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ऐसा सर्किट कर दें तो V1 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं करी जाती। मैक्सिमम 10% 15% ऑफ V1, इतना एक्सेसिव इंक्रीज करते हैं, इससे ज़्यादा इंक्रीज करते नहीं हैं, ठीक है। आप तो नॉर्मल केस के लिए आप ये मान के चलते हैं ये। और इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ये रहा, इसमें आपने कॉपर के तार से लेकर के इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए, कॉपर के तार से आपने इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स दिए कई सारे, इसमें भी आपने कॉपर के वायर से लेकर के कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। अब एक चीज बताइए कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की वजह ये कहा जाए कि कॉपर कितना इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, इन वाइंडिंग्स के अंदर कॉपर कितना यूज हो रहा है, कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, इसके अंदर आपने कितने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। अगर मान लीजिए 100 टर्न देते हैं तो कॉपर इतना इस्तेमाल हो रहा है, 100 के बजाय अगर 200 नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, 200 टर्न्स दे दिए, तो कॉपर ऑब्वियसली कॉपर इसके वजह ज्यादा कॉपर लगेगा आपका, ठीक है, कॉपर ज्यादा लगने वाला है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर करंट कितनी जा रही है। जितना ज्यादा करंट आपको कैरी करवाना है उतना तार ज्यादा थिक रखना पड़ेगा, ज्यादा मोटा। जितना कम करंट ले जाना है उतना तार पतला हो जाता है। जितना आपने अपने ईयर प्लग वगैरह के हेडफोन्स वगैरह लगा रखे हों या जो कुछ भी, उसका तार देखा है कभी, चेंज करी कभी, उसकी पिन चेंज करी है? पिन चेंज करने वाले बहुत कम लोग होंगे, खराब हो जाता है तो उठा के फेंक देते हैं, दूसरी लगा लेते हैं। हम लोगों के टाइम पर इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने बहुत सारी सोल्डरिंग करी हुई है, तो वो बड़े पतले पतले उसके अंदर तार निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो भी आपका वॉकमैन है, वॉकमैन तो खैर यूज़ नहीं होते हैं, जो भी आपका फ़ोन है, फ़ोन के जो तार निकल के आ रहा है, फ़ोन का जो सिग्नल होता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम करंट होती है, फ्यू मिली एम्पियर्स की, कुछ मिली एम्पियर्स की करंट की वैल्यू इतनी कम है, तो इसलिए तार बहुत पतला लगाएंगे, काम चल जाएगा, ज़्यादा मोटा तार लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट लेके जानी है तो इसका मतलब तार काफ़ी मोटा होना चाहिए। 10 एम्पियर की करंट लेके जानी है, तार बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हो जाए। और जो ऊपर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स जो होती हैं, इनके अंदर 500-600 एम्पियर जाती है, तो तार इतना मोटा, दिस थिक, वेरी थिक वायर, बहुत मोटा वाला तार होता है। तो क्या है कि जितनी ज़्यादा करंट इसके अंदर भेजनी है, जितनी ज़्यादा करंट इसके अंदर लगानी है, उतना ही इस तार को मोटा भी करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ये मोटा तार होगा उतना कॉपर आपका ज़्यादा लगने वाला है। तो कॉपर कितना ज़्यादा लगने वाला है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने दे रखे हैं और कितना इसके अंदर करंट जाने वाला है, दो चीज़ों पर। तो उसके बेस पे ये पता, ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, डेरिवेशन इज नॉट देयर इन योर कोर्स, तो कोई जरूरत नहीं है पता करने की। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि इसके अंदर वॉल्यूम जितना लग रहा था, मान लीजिए दैट वाज वॉल्यूम ऑफ कॉपर वाज वी ऑटो ट्रांसफार्मर V80, इसके अंदर जितना लग रहा था दैट वाज VOT, OT का मतलब ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। तो V80 इज इक्वल टू K इंटू VOT, ये होता है। K क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, K इज इक्वल टू V2/V1। अगर आप दो ट्रांसफॉर्मर्स लें, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर और एक ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर, जिसकी दोनों की वोल्टेज रेटिंग बराबर है, पावर रेटिंग भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, बस खाली आपने इसके केस में आपने दो वाइंडिंग यूज कर रखी है, इसके केस में आपने एक वाइंडिंग यूज कर रखी है। तो इसमें जितना कॉपर लगने वाला है
नहीं, दैट इज नॉट एक्चुअली दिस इट इज saving in copper. Saving in copper is equal to K into VOT. ये है। हाँ, ये वाला चीज है ये, क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, VAT इज इक्वल टू 1 माइनस के VOT, ये है फॉर्मूला, VOT माइनस K इंटू VOT। तो सेविंग इज K इंटू VOT। तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, कॉपर आपका उतना ही कम लगने वाला है, उतना ही कॉपर कम लगेगा। वॉल्यूम VOT ये तो कांस्टेंट है, K की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी उतना सेविंग जो है वो आपकी बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो जितना वाइंडिंग के अंदर जितना कॉपर लग रहा है वो कम लग रहा है, और ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर ज्यादा लग रहा है। और इसका मतलब क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर को आप जितना के की वैल्यू जितनी ज्यादा रखेंगे, के की वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ कि ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ। के की वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या है कि V2 ज्यादा से ज्यादा V1 के बराबर होना चाहिए। देखो के क्या है, के इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक, के की वैल्यू आपको बहुत ज्यादा चाहिए। बाय द वे, इसमें के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, V2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, V1 के बराबर। तो इन दैट केस जब V2 की वैल्यू V1 के बराबर हो जाएगी तो के की वैल्यू कितनी होगी, 1। के की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू। और वो कब है, जब ये एरो पूरा यहां पर पहुंच चुका है, उस टाइम के की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है। नहीं तो के की जो भी वैल्यू होगी V2 की वैल्यू कम ही होने वाली है, इसलिए के की वैल्यू भी कम ही होने वाली है। तो जितना के 1 के पास में रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा 1 के पास में रहेगा, यानी कि V2 जितना ज्यादा रहेगा, यानी कि ये एरो जितना इस तरफ रहेगा उतने आपकी सेविंग ज्यादा होने वाली है। तो बेसिकली आप चाहते ये हैं कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत फर्क रहे, अगर आपको थोड़ा बहुत स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन, इसलिए स्टेप डाउन हो रहा है बाय द वे, ये वाली चीज समझ में आ रही है, इसमें वोल्टेज जो है स्टेप डाउन हो रहा है, कम किया जा रहा है। थोड़ा बहुत अगर आपको कम करना है तो उस चीज के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर आप यूज करते हैं। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ये ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तरह से यूज क्यों नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ वोल्टेज को स्टेप डाउन करके बहुत छोटा वोल्टेज बनाना पड़ता है। करीब करीब ये समझ लिए 11 kV 11,000 वोल्ट से स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट तक करना है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर अगर आपने वहां पे यूज कर लिया तो क्या होगा, इतना ज्यादा आपको स्टेप डाउन इतना ज्यादा करना पड़ेगा कि के की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और जितना के की वैल्यू कम होगी उतनी सेविंग आपकी कम हो रह गई। इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर लगाना ज्यादा अच्छा और ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए। ठीक, ये हो गया। कॉपर इन जनरल आपने जितने भी वायर्स देखे हैं, सारे जितने भी वायर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेटल है वो कॉपर ही है। यूज तो हम कुछ और करना चाहते हैं एक्चुअली, गोल्ड, जिसे चोरी वोरी तार की चोरी करने में भी फायदा हो जाए। नहीं, सीरियसली गोल्ड ज्यादा यूज करने का फायदा एक ये भी है गोल्ड या सिल्वर का, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस उसकी सबसे कम होती है, रेजिस्टिविटी। तो सबसे मिनिमल अमाउंट ऑफ लॉसेस गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर होते हैं, जितने नोबल मेटल्स होते हैं। अब लेकिन उसका आप तार अब बना सकते नहीं है, मतलब बना सकते हैं, वो कितना रुकेंगे उसके बारे में सब जानते हैं, वो टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप कॉपर इस्तेमाल करते हैं। कॉपर के तार की भी चोरी कई ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आजकल अब जितने भी ये सब यूज़ कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली ACSR। ACSR क्या होता है, एल्यूमिनियम कोड स्टील रीइंफोर्स्ड। ACSR सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कंडक्टर है बड़े साइज के कंडक्टर्स के लिए ACSR है। एल्यूमिनियम का है पूरा, उसके अंदर कोर कर रखी है और उसके अंदर स्टील से रीइंफोर्स कर रखा है वो चीज़।
इंडक्शन मोटर्स में सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड क्या होती है? अच्छा, इंडक्शन मोटर में मैं अब सिंपल सा जवाब देता हूं इसका, सिंपल सा, ठीक है, जो चीज़ आपको आसानी से याद आ जाएगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सिंपल सा जवाब क्या है? इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है, सेंटेंसेस को इस तरह समझ लीजिए। इंडक्शन मोटर के स्टेटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग है। 3 फेज वाइंडिंग में आपको 3 फेज सप्लाई देनी है, ठीक, यहां तक क्लियर है? दोनों सेंटेंसेस क्लियर है? इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग में आपको 3 फेज सप्लाई देनी है। 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई देने पर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक? और इंडक्शन मोटर में आपको रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, क्योंकि उसी को फॉलो करने के लिए रोटर भागता है। उसी को फॉलो करने के लिए रोटर जो है उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। सारे कंडक्टर्स बेसिकली भागने लगते हैं उसके पीछे। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड चाहिए उसके अंदर, इसलिए आपने उसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है और उसके अंदर 3 फेज सप्लाई दे रखी है। लेकिन ये जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रिवॉल्विंग की स्पीड क्या होती है? दैट इज सिंक्रोनस स्पीड विच इज इक्वल टू ns विच इज इक्वल टू 120/p। ये ज्यादा डिटेल वाला जवाब नहीं है, मेन पॉइंट्स वाला सारा जवाब है विच कवर्स ऑल द पॉइंट्स। वो प्रॉब्लम है एक्चुअली वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस, दैट इज नोन एज वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। ये बहुत प्रैक्टिकल बड़ा वैसा सवाल है जिसकी वजह से नॉर्मल चीज़ें चलती हैं। और वो सवाल ये है कि ट्रांसफार्मर के बारे में ये कहा जाता है, मैंने नहीं कहा है, ये कहा जाता है, ये वाली चीज़ है, ऐसा ट्रू है, इसीलिए मैंने भी कहा है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज मतलब वोल्टेज क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। देखो, मान लीजिए इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स थे 100, आपने एक बार वाइंडिंग पूरी बना दी, उसको पूरा बनाने के बाद उसमें रैप कर दिया, इंसुलेटर उस पर लगा दिया, पेपर टेप से इंसुलेशन कर दिया और बंच बना करके उसके ऊपर फिट कर दिया कोर के ऊपर, तो फिट हो गया। अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 ही रहेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर 50 थे तो इसमें 50 ही रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं हो सकते। अंटिल अनलेस इट्स अ ऑटो ट्रांसफार्मर जिसके अंदर वेरिएबल है, या इसके अंदर अगर आपने टैप्स दे रखे हैं, इसके अंदर कई बार क्या करा जाता है, सेकेंडरी साइड में टैप्स दे रखे होते हैं, टैप्स। मान लीजिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे 75, 25 टर्न के बाद में आपने एक टैप दे दिया, 25 टर्न के बाद में दूसरा टैप दे दिया, 25 टर्न ये है। ऐसे में क्या है, आपने यहां पर मान लीजिए दिया 100 वोल्ट्स, अगर यहां पे आपने 100 वोल्ट दिया तो यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्न्स 75 है, 75 टर्न्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 75 नंबर ऑफ टर्न्स। दैट मीन्स यू आर गेटिंग 75 वोल्ट्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 75 वोल्ट मिल रहा है। अगर आप यहां से लेकर के यहां तक के इन दोनों के बीच में वोल्टेज देखेंगे तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 25 है, तो आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? 25 वोल्ट्स, सिंपल। अगर आप यहां से यहां तक के बीच में अगर आप देखते हैं तो यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 50। अगर 50 टर्न्स हैं, 50 हैं, तो इसका मतलब यहां पर कितना वोल्टेज मिलने वाला है? 50 वोल्ट मिलने वाला है। और यहां से यहां तक तो 75 आपको वोल्ट मिल ही रहा है, 75 वोल्ट्स। तो पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स इज कांस्टेंट। मैं पहले ये वाली चीज बता रहा हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसका वोल्टेज इज फिक्स्ड। एक बार नंबर ऑफ टर्न्स अगर फिक्स हो गए तो कितना वोल्टेज आपको मिलने वाला है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि ये चीज फिक्स होती है कि यहां पर आप इसमें 100 वोल्ट्स देने वाले हैं। ऑटो जो भी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी साइड में जितना वोल्टेज देने वाले हैं दैट इज ऑलरेडी फिक्स। आप इसके अंदर 220 वोल्ट या 100 वोल्ट या 440 वोल्ट जितना वोल्टेज है वो चीज आप फिक्स देने वाले हैं। अगर ये फिक्स्ड वैल्यू इनपुट दे रहे हैं तो आपको उतना ही आउटपुट आपको मिलने वाला है ऑलवेज। इट विल नेवर रिड्यूस, इट विल नेवर गो अप, वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। मतलब यू कैन चेंज इट इफ यू चेंज द इनपुट वोल्टेज अगर आपने कम ज्यादा कर दिया तो इसका कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है तो आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन करंट इज नॉट फिक्स्ड, करंट कम ज्यादा होती रहती है बिकॉज करंट इज डिपेंडेंट अपॉन द लोड। वोल्टेज फिक्स रहता है। घरों के अंदर जितनी भी सप्लाई आती है, जितने भी आपके घरों के अंदर जा रहा है, सब जगह वोल्टेज कांस्टेंट है। करंट कम ज्यादा होती है। जितने ज्यादा आप अप्लायंसेस लगा देंगे, जितने ज्यादा पंखे, लाइट्स, अदर होम अप्लायंसेस वगैरह जितना ज़्यादा लगा देंगे उतनी करंट ज़्यादा खाएंगे, वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, मोर करंट कंजम्पशन।
तो उसी तरह से ट्रांसफार्मर के अंदर भी जितना ज़्यादा आप लोड लगा देंगे उतना ज़्यादा करंट इसके अंदर जाएगी। तो इसलिए वोल्टेज फिक्स है बट करंट इज वेरिएबल, इतना तो हो गया। बट द पॉइंट इज कि आप इसके बावजूद कई बार वोल्टेज कम ज़्यादा इसका हो जाता है। तो एक चीज़ हमेशा के लिए दिमाग में रख लीजिए, अगर यहाँ पर 100 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 75 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर 75 वोल्ट्स आना है, 100 वोल्ट पर अगर यहाँ 75 वोल्ट्स आता है तो यहाँ पर अगर 75 वोल्ट्स आ रहा है तो 100 वोल्ट ही है, इट कैन नेवर चेंज। अगर यह 75 के बजाय 100 वोल्ट्स हो गया तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि इनपुट वोल्टेज आपका ज़्यादा हो गया। अगर 75 के बजाय 50 वोल्ट्स अगर हो जाता है, इट मीन्स कि इनपुट वोल्टेज आपका कम हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहां पर 100 वोल्ट दे रखा हो और यहां पर 75 के बजाय 50 वोल्ट हो जाए या कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, नहीं। अगर आपने इन दोनों के अंदर लगा रखा है, उन्हीं दोनों टर्मिनल्स में जिसमें 75 मिल रहा था, इट विल ऑलवेज गिव यू 75 वोल्ट्स regardless of whatever else is happening except if the input voltage is changed। इनपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा अगर कर देंगे तब चेंज हो जाएगा, नहीं तो वो उतना ही रहेगा। इसके बावजूद वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर आ गए, इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ गए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर कर गया, 100 की जगह कम ज़्यादा होना शुरू हो गया, वो तो नॉर्मल घरों के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज होती है उसमें कई बार फ्लक्चुएशन आते हैं, उसके रीजन कई सारे होते हैं, उनकी वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उसमें ट्रांसफार्मर अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। ट्रांसफार्मर जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको कम कर दिया, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो इसको बढ़ा देगा, इसको कम, ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, ये चीज़ फिक्स रहेगी। फ्लक्चुएशंस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। फ्लक्चुएशंस अगर बहुत सारा लोड आपने लगा रखा है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEB, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उस पर आपने मान लीजिए आपने बहुत सारा लोड लगा रखा है, सडनली एकदम से बहुत सारा लोड हट जाए तो वोल्टेज अप डाउन होना शुरू हो जाता है। सडनली बहुत सारा लोड लगा दिया जाए तो वोल्टेज अप डाउन होना शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सडन स्विचिंग होती है, सर्जेस होते हैं। सडन स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एकदम क्लियर रहनी चाहिए। स्विचिंग, कैपेसिटिव चार्जिंग, कैपेसिटिव चार्जिंग, पॉजिटिव साइकिल में चार्ज हो गई, नेगेटिव साइकिल में डिस्चार्ज हो गई, नहीं, खैर यू विल नो, ये वाली चीज़ें सब आपको बहुत क्लियर करनी पड़ेंगी आगे जाकर के। कैपेसिटिव स्विचिंग जो होती है, ये वाली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सेविंग इन कॉपर क्या है कि अगर आप एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं 2 वाइंडिंग वाला, 2 वाइंडिंग वाला, उसके कंपैरिजन में उसी रेटिंग का अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, देन द अमाउंट ऑफ कॉपर जो वाइंडिंग के अंदर लगा हुआ है, अमाउंट ऑफ मेन कंजम्पशन ऑफ कॉपर इन अ ट्रांसफार्मर इज ओनली बिकॉज ऑफ वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स के अंदर ही कॉपर का कंजम्पशन होता है, वरना नहीं होता। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना आपने कॉपर ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर लगा रखा है, दैट कॉपर इज सब्सटेंशियली लेस देन द अमाउंट ऑफ कॉपर बीइंग यूज्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और वो सेविंग कितनी होती है? सेविंग इन कॉपर इज इक्वल टू K टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। इसके अंदर आपने जितना वॉल्यूम इस्तेमाल किया था उसको अगर आप K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन दैट इज इक्वल टू द सेविंग इन कॉपर इफ यू आर यूजिंग एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ये सेविंग इन कॉपर है। इसलिए K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी 1 के पास में होगी, उतनी सेविंग आपकी बढ़ जाती है। ठीक, एक दो न्यूमेरिकल्स इसके अंदर ले लेते हैं। 13, क्वेश्चन नंबर 13, न्यूमेरिकल EMF पर टर्न ऑफ अ 1 फेज 10 kVA, 1 फेज ट्रांसफार्मर है, 1 फेज 10 kVA 2200 बाय 220 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज। इसको ऐसे कहेंगे, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये 10 kVA क्या है? ये तो रेटिंग का सिंगल फेज है, 50 हर्ट्ज है, वो तो कॉमन चीज है। दिस इज इक्वल टू V1 I1 विच इज इक्वल टू V2 I2। ये इसका मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर, kVA पावर जितना ये ले सकता है, दैट इज V1 I1 विच इज इक्वल टू V2 I2 इक्वल टू 10 kVA। इतनी पावर ट्रांसफर कर सकता है। 2200 बाय 220 वोल्ट इसका लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इफ V1 इज इक्वल टू
2200 volt, then V2 is equal to 220 volts. EMF per turn is equal to 10 volts. प्राइमरी साइड में 2200 वोल्ट बन रहा है और एक टर्न में 10 वोल्ट है, तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? सब लोग निकाल सकते हैं? कितने लोग इसको निकाल सकते हैं? देखो ये वाली चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स थे, एक टर्न में 10 वोल्ट बना, टोटल वोल्टेज यहां से यहां तक 2200 वोल्ट बना, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे? 220, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर आप निकाल सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स और N2 कितना हो गया? 22, करेक्ट। अरे वो वोल्ट नहीं, ये हो गया। अब देखते हैं क्या पूछा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स, वो तो कर चुके हैं, पता तो कर दिया। नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर फॉर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.5 टेस्लास। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर BM फाइव इक्वल टू BM इंटू ए, यही तो होता है। एक फॉर्मूला होता है φm इज इक्वल टू BM इंटू ए। φm के यूनिट्स होते हैं वेबर्स, BM के होते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ठीक, बराबर हो गया। यूनिट वाइज बराबर हो जाते हैं, मीटर स्क्वायर कैंसिल कर गया, इधर भी बचा वेबर, इधर भी बचा वेबर, ये होता है। अब इसमें निकालना क्या है? नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, ये निकालना है ए क्या है? BM की वैल्यू दे रखी है 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला इज द सेम थिंग एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये डायमेंशन है इसके, ये सेम चीज होती है। और ये आपको निकालना क्या है? φm। एक मिनट, इसमें φm तो दिया नहीं है, इसमें φm भी नहीं दिया, ए भी नहीं दिया हुआ, अब क्या करें? E1 is equal to 4.44 F φm N1 volts। E1 ये रहा, N1 ये रहा, F ये रहा। φm मिल जाएगा आपको इससे, और φm मिल जाएगा इससे तो φm पता है, BM पता है, ए निकाल सकते हैं सब लोग, पता? (200 kVA) V1 I1 is equal to V2 I2 is equal to 200 kVA। kVA का मतलब क्या होता है? 200,000 वोल्ट एम्पियर्स, ठीक। kVA का मतलब खाली ये होता है 6600 by 400 volts। इसका मतलब V1, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, पिछला वाला 13 था। V1 is equal to 6600 volts, V2 is equal to 400 volts, 50 hertz, one phase, number of turns N2 is equal to 80, N2 80 है। कैलकुलेट I1 I2 N1 φm, इतना 4 चीजें निकालनी है। I1 I2 N1 φm, V1 आपको दे रखा है और V1 I1 की वैल्यू ये है। V1 I1 इज इक्वल टू इतना, V1 की वैल्यू 6600, I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं सब लोग, ठीक है, आसानी से निकाल लेंगे सब लोग। V2 की वैल्यू दे रखी है आपको
और V2 I2 की वैल्यू तो ये है ही, I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं सब लोग। N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू दे रखी है, N1 की वैल्यू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, N1 की वैल्यू निकाल लेंगे सब लोग। और फाई एम निकालने का तरीका अभी पिछले वाले के अंदर देखा ही, दैट V1 और E1 विच इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 4.44 F फाई एम N1। N1 दिया है, F दिया है, मतलब V1 दिया है, फाई एम निकाल सकते हैं सब लोग, खत्म। ठीक, वी आर डन विद दिस यूनिट।